दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम राजेंद्र कुमार है और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक हमारे अतीत के दूसरे अध्याय व्यापार से साम्राज्य तक। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी वीडियोस आपको मिलती रहें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहें। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा है, इसीलिए आपसे मैं अनुरोध करता हूं कि आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें ताकि इस पाठ की विषय वस्तु को आप समझ सकें। दोस्तों अध्याय की शुरुआत मैं एक कोटेशन से करना चाहूंगा। माइकल फिशर की किताब है पॉलिटिकल एनेक्सेशन ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम 1757 टू 1857। इस किताब में माइकल फिशर ने दिखाया है कि 1857 के विद्रोह तक आते आते अंग्रेजों ने भारत के 63% भूभाग को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था और जो भारतीय क्षेत्र उन्होंने अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया उसमें उन्होंने 3 रेजिडेंसीज की स्थापना की जो बंगाल, मद्रास और बंबई के नाम से जानी जाती हैं। दोस्तों सवाल उठता है कि उन्होंने भारत में यह साम्राज्य कैसे और क्यों स्थापित किया, क्योंकि वो तो व्यापारी बनकर भारत में आए थे। तो कैसे यह हुआ कि उन्होंने भारत में एक साम्राज्य की स्थापना कर डाली, इसी बात का अध्ययन करेंगे हम इस अध्याय में दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं यह जानने के लिए कि कैसे एक व्यापारी कंपनी ने भारत में एक साम्राज्य की स्थापना की। दोस्तों भारत में व्यापार करने के लिए जो अंग्रेज लोग आए थे उनकी अपनी एक कंपनी थी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। इस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1600 में की गई थी और ब्रिटेन की तत्कालीन महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ खासतौर पर भारत के साथ व्यापार करने के लिए 15 वर्षों का एकाधिकार पत्र दिया। इसका मतलब यह था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा इंग्लैंड की कोई भी दूसरी व्यापारी कंपनी पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए नहीं आएगी। मतलब यह हुआ कि यह कंपनी इंग्लैंड की तरफ से पूरी तरह से प्रतिस्पर्धा विहीन थी, कोई कॉम्पिटिटर इसका नहीं था, इसीलिए वो व्यापार करने के लिए स्वतंत्र थी। दोस्तों ये ईस्ट इंडिया कंपनी एक जॉइंट स्टॉक कंपनी थी। इसका मतलब यह है कि यह छोटे छोटे हिस्सेदारों के शेयर से बनी हुई थी। इसके कुल 72 शेयर होल्डर्स थे जिनके सहयोग से इस कंपनी की स्थापना की गई थी और इस कंपनी का उद्देश्य पूर्वी देशों के साथ व्यापार करना था। तो दोस्तों सन 1600 में जिस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई वह इंग्लैंड के दरबार की तरफ से पूरी तरह संरक्षित थी, क्योंकि उसे एक तो 15 वर्षों का एकाधिकार दिया गया था, मोनोपोली। मतलब कोई भी दूसरी व्यापारी कंपनी जो इंग्लैंड की थी वो इससे कंपटीशन नहीं करेगी। और दूसरा यह है कि इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने इसे पूरा संरक्षण प्रदान किया और 15 वर्षों के लिए इसको व्यापार करने का एकाधिकार दिया गया। दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ये एकाधिकार था जो उसको 15 वर्षों के लिए प्रदान किया गया था वो सन 1615 में खत्म होना था और 1615 ईस्वी में उसको दोबारा से रिन्यू कराया जाना था। परंतु इससे पहले ही 1603 ईस्वी में एलिजाबेथ की मौत हो गई, रानी एलिजाबेथ की मौत हो गई और उसके बाद उसके एक कजन ब्रदर जेम्स फर्स्ट को इंग्लैंड का राजा बनाया गया। इंग्लैंड के राजा जेम्स फर्स्ट ने एलिजाबेथ की मौत के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। मतलब यह कि 15 वर्षों के लिए जो उसकी समय सीमा तय की गई थी कि उसको 15 वर्षों के बाद फिर से रिन्यूअल लेना है, अब ऐसी कोई आवश्यकता नहीं थी, बल्कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी जितने समय तक के लिए चाहती भारत के साथ व्यापार कर सकती थी, पूर्वी देशों के साथ व्यापार कर सकती थी और इस दौरान किसी दूसरी इंग्लैंड की कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार नहीं दिया जाने वाला था। दोस्तों इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो प्रमुख व्यापारी गतिविधि थी वह यह थी कि ये पूर्वी देशों के साथ खासतौर से भारत के साथ व्यापार जो करती थी, भारत के सामान को खरीदकर कम कीमत पर यूरोप में ऊंची कीमत पर बेचकर उससे लाभ कमाती थी। मतलब ये एक तरीके के बिचौलिए का काम करती थी जो पूर्वी देशों से सामान खरीदकर कम कीमत पर यूरोप के देशों में ऊंची कीमत पर ले जाकर बेचती थी। इससे उसको बहुत ज्यादा लाभ होता था
और उसको इतना ज्यादा लाभ हुआ कि इंग्लैंड के राजा रानी को भी इन्होंने लोन देना शुरू कर दिया। इसीलिए अनेक उतार चढ़ावों के बावजूद कभी भी इस ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म नहीं किया गया और न ही इसके एकाधिकार को समाप्त करने के बारे में कभी सोचा गया। दोस्तों, इंग्लैंड के राजा रानी की ओर से ईस्ट इंडिया कंपनी को जो एकाधिकार पत्र दिया गया था वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रतिस्पर्धा मुक्त बनाता था कि इंग्लैंड की कोई भी कंपनी भारत या पूर्वी देशों के साथ व्यापार नहीं करेगी, सिर्फ जो कंपनी व्यापार करेगी वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी होगी। लेकिन इंग्लैंड की राजा रानी का यह एकाधिकार पत्र दूसरे यूरोपीय देशों को नहीं रोक सकता था, क्योंकि दूसरे यूरोपीय देश दूसरे राजवंशों के तहत शासित होते थे। इसीलिए दूसरे देशों के दरबारों ने भी, सरकारों ने भी अपनी अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई और पूर्वी देशों के साथ उनको व्यापार करने के लिए भेजा गया। यहां तक कि जो भारत के साथ और पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की शुरुआत थी वो पुर्तगाल के द्वारा की गई थी, क्योंकि 1498 में वास्को डी गामा नामक एक पुर्तगाली ने यूरोप और पूरब के साथ, भारत के साथ व्यापार का समुद्री मार्ग खोज निकाला था। इसीलिए दूसरी यूरोपीय कंपनियां भी पूर्वी देशों के साथ और भारत के साथ व्यापार करने के लिए आगे बढ़ने लगी। सबसे पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद इंग्लैंड वाले आए, फिर डच आए, फिर फ्रांसीसी आए। देखते ही देखते बहुत सारे यूरोपीय देशों ने अपनी कंपनियां बनाई और पूर्वी देशों के साथ उनको व्यापार करने के लिए भेज दिया गया। दोस्तों, इस व्यापार में असीमित संभावनाएं थी, बहुत लाभ कमाया जा सकता था। इसीलिए व्यापारिक कंपनियां इस लाभ को अर्जित करने के मौके को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहती थी। दोस्तों, इन विभिन्न प्रकार की कंपनियों के बीच जो दिक्कत थी वो ये थी कि ये सारी की सारी कंपनियां एक जैसी वस्तुओं का व्यापार करना चाहती थी। जिन वस्तुओं का ये लोग व्यापार करते थे उसमें काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी जैसे मसाले शामिल थे। और इंग्लैंड और डच लोगों ने व्यापार की एक अलग वस्तु को भी खोज निकाला था, वह था सूती कपड़ा। भारत में बनाया जाने वाला सूती कपड़ा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता था कि इंग्लैंड में हर व्यक्ति उसको खरीदकर पहनना आलीशानता की, अपने ऐश्वर्यपूर्ण जीवन की निशानी मानता था। इसीलिए ये सारी वस्तुएं वो चीजें थी जो इन यूरोपीय कंपनियों को भारी मुनाफा दे सकती थी। अब जब इतनी सारी कंपनियां इन वस्तुओं का व्यापार करती थी तो इसकी वजह से अक्सर बाजार में उतार चढ़ाव आता रहता था। अक्सर ये होता था कि वस्तु की जो मांग थी बढ़ जाती थी, इसकी वजह से वस्तु की कीमत भी बढ़ जाती थी और वस्तु की आपूर्ति कम हो जाती थी, उसकी सप्लाई कम हो जाती थी। और दूसरी व्यापारी कंपनियों से आगे निकलने के लिए ये व्यापारी कंपनियां अक्सर कूटनीति का सहारा लेती थी, दूसरी कंपनियों के व्यापार को बाधित करती थी, उनको रोकने का प्रयास करती थी। अक्सर समुद्र में हलचलें पैदा कर दी जाती थी ताकि जो जहाज व्यापार के लिए आए हैं वो आगे ना बढ़ सके। समुद्र में इन जहाजों के रास्तों को रोक दिया जाता था, सामान से भरे हुए पूरे के पूरे जहाजों को समुद्र में डुबो दिया जाता था। समुद्र में लड़ाइयां की जाती थी ताकि व्यापार को बाधित करके सिर्फ अपने तक अधिकार को सीमित रखा जाए। अपने व्यापार को सुरक्षित बनाने के लिए इन कंपनियों ने एक काम यह किया कि जिन स्थानों पर इन लोगों ने अपनी अपनी बस्तियां स्थापित की थी उसके चारों ओर इन्होंने किलेबंदी करना शुरू कर दिया। दोस्तों, किलेबंदी का मतलब होता है कि अपनी बस्ती के चारों ओर एक बड़ी सी दीवार का निर्माण कर लेना ताकि किसी दूसरी शक्ति का आक्रमण ना हो सके और आंतरिक रूप से आसानी से अपने क्षेत्र के ऊपर शासन चलाया जा सके। तो इन लोगों ने दूसरी व्यापारी कंपनियों से अपने आप को बचाने के लिए अपनी बस्तियों के आसपास जिन स्थानों पर उन्होंने अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करी थी व्यापार के लिए, उनके चारों ओर उन्होंने शक्तिशाली दीवारों का निर्माण किया ताकि अपने आप को शत्रुओं से बचा सके। और साथ ही साथ इन्होंने जो भारत के तत्कालीन राजा थे उनके साथ भी इन्होंने संघर्ष किया। इसीलिए उनका व्यापार दो तरह से संघर्ष से जुड़ा हुआ था, एक तो यूरोपीय कंपनियों के साथ और दूसरा उन भारतीय राजाओं या शासकों के साथ जिनके क्षेत्र में इन्होंने अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की थी। दोस्तों, इन सारी प्रतिस्पर्धाओं में अंतिम रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी आगे निकली और उसने बाकी यूरोपीय शक्तियों को तो पीछे खदेड़ दिया, साथ ही साथ भारत के शासकों को भी अपनी कूटनीति के तहत सफाया कर दिया। इसकी वजह से वो भारत में एक ऐसी ताकत के रूप में उभरे जो व्यापार करने से शुरू हुई थी और भारत में जाकर बाद में जाकर भारत की राजनीतिक ताकत बन गई।
दोस्तों, अंग्रेजों की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों की शुरुआत बंगाल से हुई थी। सारी ही यूरोपीय कंपनियों ने, चाहे वो फ्रांसीसी हो, डच हो, इंग्लिश हो या पुर्तगाली हो, उन्होंने ऐसे स्थानों को अपने व्यापार की गतिविधियों के लिए प्राथमिकता दी जो नदी या समुद्र के किनारे बसे हुए थे। इसकी वजह यह थी कि उस जमाने में ट्रेनों का आविष्कार नहीं हुआ था और न ही हवाई जहाज तब तक बने थे। इसीलिए नदी मार्ग ही एक ऐसा मार्ग था, जल मार्ग, जिसके द्वारा वो अपने व्यापार को आगे तक बढ़ा सकते थे। और क्योंकि यह अंतरराष्ट्रीय व्यापार था, दो महाद्वीप और पूरी दुनिया के बीच होने वाला व्यापार था, जिसको सिर्फ जल मार्ग के द्वारा ही संभव बनाया जा सकता था। इसीलिए उन्होंने ऐसे स्थानों को प्राथमिकता दी जो नदी के किनारे या समुद्र के किनारे बसे हुए थे। तो अंग्रेजों ने जो अपनी गतिविधियों की शुरुआत की वो बंगाल में हुगली नदी से प्रारंभ की। उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री सन 1651 ईस्वी में बंगाल में हुगली नदी के किनारे स्थापित की थी। और उन फैक्ट्रियों में अक्सर एक वेयर हाउस होता था, जिसके अंतर्गत वो उस सामान को इकट्ठा करते थे जिस सामान का वो व्यापार करना चाहते थे, चाहे काली मिर्च हो, दालचीनी हो, लौंग हो या सूती कपड़ा हो और कॉटन हो। उन सारी चीजों को वो उस वेयर हाउस में इकट्ठा कर लेते थे और फिर समुद्री जहाजों के माध्यम से उसे इंग्लैंड पहुंचाकर इंग्लैंड में से पूरे यूरोप में ऊंची कीमत पर बेचकर लाभ अर्जित करते थे। दोस्तों, सन 1651 ईस्वी में इंग्लैंड के जिन व्यापारियों ने कलकत्ता में हुगली नदी के किनारे फैक्ट्री स्थापित की थी, उन व्यापारियों को फैक्टर कहा जाता था। इन फैक्टर का काम यह होता था कि ये व्यापार के लिए जो वस्तुएं होती थी उसको संग्रहित करके यूरोप भेजने का काम करते थे। इन ब्रिटिश अधिकारियों के अपने जो ऑफिस होते थे वो भी स्वयं इस फैक्ट्री में स्थापित होते थे। धीरे धीरे उन्होंने अपनी व्यापारिक गतिविधियों को आगे बढ़ाया दोस्तों, और व्यापारिक प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए सन 1696 ईस्वी में उन्होंने हुगली नदी के किनारे अपनी जो बस्ती स्थापित की थी, फैक्ट्री स्थापित की थी, उसके चारों उन्होंने किलेबंदी करना शुरू कर दिया, दीवार बनाना शुरू कर दिया, ताकि वो बंगाल के नवाबों से भी बच सके और दूसरी जो यूरोपीय कंपनियां हैं उनसे भी अपने आप को बचा सकें। और दोस्तों, अंग्रेजों ने भारत में एक चाल का प्रयोग बड़े पैमाने पर किया, रिश्वतखोरी। उन्होंने समय समय पर रिश्वत का सहारा लेकर अपनी बहुत सारी बातों को मनवाने का काम किया। सन 1698 ईस्वी में, यानी जब उन्होंने किलेबंदी शुरू की थी अपनी बंगाल की फैक्ट्री के चारों ओर, तो उसके 2 साल के बाद उन्होंने रिश्वत के द्वारा बंगाल के 3 गांवों की जमींदारी को खरीद लिया था। इन 3 गांवों में सुतनाटी, गोविंदपुर और कालीकट शामिल थे। ये कालीकट दोस्तों आजकल कलकत्ता के नाम से जाना जाता है। भारतीय लोगों को रिश्वत देकर परिस्थितियों को अपने फेवर में करने का काम अंग्रेजों ने बड़े पैमाने पर किया। ये उनकी जीत की एक वजह भी रही थी हिंदुस्तान में, कि उन्होंने समय समय पर रिश्वत दी और बहुत सारे भारतीय ऐसे थे जो बिकने को तैयार थे, जिसके कारण अंग्रेज आसानी से अपनी मनमानी कर जाते थे। इसके अलावा उन्होंने मुगल बादशाह औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया था कि औरंगजेब उन्हें एक ऐसा फरमान जारी करके दे जिसके द्वारा वो कलकत्ता में कर मुक्त व्यापार कर सकते थे। कर मुक्त व्यापार करने का दोस्तों मतलब यह था कि उनके व्यापार के ऊपर जो क्षेत्र उनको दिया गया है, किसी तरीके का कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा। वहां का स्थानीय राजा कोई भी शुल्क ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर नहीं लगाएगा, क्योंकि भारत का जो सुल्तान है, मुगल बादशाह औरंगजेब, उसने उनको फरमान जारी किया है। इसीलिए उस फरमान के आधार पर कोई स्थानीय शासक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के ऊपर किसी तरीके का कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लगा सकता था। लेकिन दोस्तों, भारत में जो ब्रिटिश व्यापारी व्यापार करने के लिए आए थे, वो कंपनी का व्यापार तो करते थे, साथ ही अपना निजी व्यापार भी करते थे व्यक्तिगत रूप से। और वो ये चाहते थे कि मुगल बादशाह ने जो उन्हें कंपनी के लिए फरमान जारी किया है कर मुक्त व्यापार करने का, उसी के एवज में वो अपना व्यापार भी करने लगे थे कर मुक्त। इसकी वजह से अंग्रेजों के बीच, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच और बंगाल के नवाबों के बीच बहुत ही मनमुटाव रहता था। दोस्तों, अंग्रेजों ने अपनी व्यापारिक गतिविधियों की शुरुआत बंगाल से की थी, बंगाल में कलकत्ता से। और बंगाल मुगल काल का सबसे समृद्ध प्रांत था। ऐसा माना जाता है कि जब तक मुगल बादशाह ताकतवर रहे औरंगजेब तक, तब तक बंगाल मुगल बादशाहों को
अपनी पेशगी भेजता रहा, लेकिन जब एक बिंदु के बाद मुगल सत्ता कमजोर पड़ी तो उसके बाद बंगाल के नवाबों ने मुगल बादशाह को पेशगी भेजना बंद कर दिया और उस खर्चे पैसे को उन्होंने खुद अपनी समृद्धता के लिए खर्च करना शुरू किया, जिसकी वजह से वो एक समृद्ध प्रांत बन गया। दोस्तों, स्वतंत्र बंगाल की स्थापना मुर्शीद कुली खान ने की थी। मुर्शीद कुली खां और उसके बाद अलीवर्दी खां और अलीवर्दी खां के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के ताकतवर नवाब थे, जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को उनके नियंत्रण में, उनके अधिकार क्षेत्र में रखने का प्रयास किया। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर हर वह नियंत्रण रखने की कोशिश की जिसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी अपने व्यापारिक अधिकारों का गलत प्रयोग न कर सके। लेकिन दूसरी ओर जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे, उन्होंने बार बार बंगाल के नवाबों को चिट्ठियां लिखी, लेटर लिखे, याचनाएं दी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारी हैं, बंगाल के नवाब के अधिकारियों के द्वारा उनको सताया जा रहा है। इसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार है वो लगभग चौपट हो गया है। इसीलिए इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है बंगाल के नवाबों को। दोस्तों, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी अपने अधिकारों का नाजायज फायदा उठा रहे थे और बंगाल के नवाब द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों को बार बार अपनी हदों में रहने की हिदायतें दी जा रही थी। इसकी वजह से यह हुआ कि दोनों ताकतें, बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हमेशा मनमुटाव रहता था और दोनों के बीच संघर्ष की स्थिति हमेशा बनी रहती थी। दोस्तों, सन 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खान की मृत्यु हो गई और अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद उसके दामाद सिराजुद्दौला को बंगाल का नवाब बनाया गया। सिराजुद्दौला ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह नियंत्रण में रखना चाहता था और जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी यह चाहते थे कि बंगाल में एक ऐसा राजा होना चाहिए जिसको वो कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर सके। जो व्यापारिक छूट प्राप्त करना चाहते हैं आसानी से उनको प्रदान कर दी जाए, उनके व्यापार पर किसी तरीके का कोई नियंत्रण न रखा जाए। लेकिन सिराजुद्दौला इसके विपरीत था। उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी हदों में रहने का हुक्म दिया। सिराजुद्दौला ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 2 आदेश दिए। सबसे पहला तो यह है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी बंगाल की राजनीतिक मामलों में दखल ना दें, क्योंकि वो एक व्यापारी हैं, व्यापार करने के लिए आए हैं, तो सिर्फ व्यापार करें, यही उनका कार्य है। और दूसरा ये कि अब तक का उनके ऊपर जितना भी बकाया शेष बचा है, जितना भी कर्जा उनके ऊपर बचा है, देनदारी है, उसको जल्द से जल्द चुका दिया जाए। ये दोनों आदेश उन्होंने दिए। लेकिन दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी मानने के लिए तैयार नहीं थे। आखिरकार यह हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच का ये मनमुटाव प्लासी की लड़ाई के रूप में परिणत हुआ। लेकिन जो प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी दोस्तों, वो अनायास नहीं लड़ी गई थी, बल्कि 1756 में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिन्होंने अंतिम रूप से 1757 में प्लासी के युद्ध को लड़ा जाना तय कर दिया। सिराजुद्दौला के बार बार समझाने पर भी जब ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी नहीं माने और बंगाल की राजनीति में ना तो उन्होंने हस्तक्षेप करना बंद किया, ना ही उन्होंने पेशगी अदा करनी शुरू की और ना ही उन्होंने किलेबंदी को बंद किया, तो अंततः यह हुआ कि 1756 ईस्वी में सिराजुद्दौला ने अपने 30,000 सैनिकों को इकट्ठा किया और बंगाल में कासिम बाजार नाम की जगह है जहां पर अंग्रेजों की फैक्ट्री थी, वहां पर उन्होंने उस फैक्ट्री पर हमला कर दिया और साथ ही जो कलकत्ता में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के ठिकाने थे उसके ऊपर भी हमला करना शुरू कर दिया। इसके बाद दोस्तों 20 जून को काल कोठरी घटना, ब्लैक होल ट्रेजेडी नाम की एक घटना घटी, जिसके अंतर्गत यह माना जाता है कि सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेज लोगों को पकड़कर, जिसमें बच्चे, बूढ़े, जवान सभी शामिल थे, एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया और अगली सुबह जब उन लोगों को खोला गया तो उस 146 में से सिर्फ 23 लोग ही जिंदा बचे थे। जब यह घटना घटी तो जेड हॉलवेल नाम का एक ब्रिटिश अधिकारी था, जिसने समाचार पत्र और पत्रिकाओं के माध्यम से यह दिखाने की कोशिश की कि किस तरह भारत के लोग, भारत के शासक भारत में अंग्रेज व्यापारियों के ऊपर जुल्म ढा रहे हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि दोस्तों मद्रास में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अधिकारी था रॉबर्ट क्लाइव, उसको बंगाल आने के लिए आमंत्रित किया गया और जब रॉबर्ट क्लाइव बंगाल आया तो उसने आते ही सिराजुद्दौला के खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। दोस्तों, मैंने आपको बताया है कि अंग्रेजों ने रिश्वत लेने देने का काम बड़े पैमाने पर भारत में किया, तो जब रॉबर्ट क्लाइव कलकत्ता आया तो उसने आते ही षड्यंत्र शुरू कर दिया सिराजुद्दौला के खिलाफ और षड्यंत्र के दौरान उसने जाना कि नवाब सिराजुद्दौला अपने सेनानायक मीर जाफर से खुश नहीं है
और यह भी जान लिया कि उसकी मीर जाफर को सिराजुद्दौला के खिलाफ युद्ध में एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अंततः यह हुआ कि रॉबर्ट क्लाइव ने रिश्वत के माध्यम से मीर जाफर को अपने साथ मिला लिया और दोनों के बीच युद्ध की परिणति प्लासी के युद्ध के रूप में हुई। प्लासी का युद्ध दोस्तों 23 जून 1757 को लड़ा गया। अंग्रेजों का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था और बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। लेकिन इस लड़ाई में सिराजुद्दौला के अधीन मीर जाफर वाला जो सैन्य दल था वो लड़ाई नहीं। परिणाम यह हुआ कि मीर जाफर के जो तहत सेना टुकड़ी थी नहीं लड़ी, तो सिराजुद्दौला हार गया युद्ध में। रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को यह लालच दिया था कि सिराजुद्दौला के मरने के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा, और इस बात ने मीर जाफर को बेचैन कर दिया। इसीलिए वह रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिल गया। दोस्तों, जब मीर जाफर को सिराजुद्दौला की मौत के बाद, प्लासी की लड़ाई के बाद बंगाल का नवाब बना दिया गया, तो उसके बाद अंग्रेजों के लिए बड़ा अच्छा दौर आ गया। यह दौर इसलिए था कि मीर जाफर को एक कठपुतली नवाब के रूप में बंगाल का शासक बनाया गया था। अब वो उसका जी भरकर इस्तेमाल करना चाहते थे अपने सपनों को पूरा करने के लिए। धीरे धीरे मीर जाफर से जो कंपनी की डिमांड थी, निजी तोहफे लेने की, जमीनें प्राप्त करने की, वो बढ़ती चली गई। और एक बिंदु के बाद मीर जाफर के लिए भी यह बड़ा मुश्किल हो गया कि वह कंपनी की सारी नाजायज मांगों को पूरा करे। अंततः यह हुआ कि अंग्रेजों ने मीर जाफर की जगह मीर जाफर के दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। लेकिन दोस्तों, मीर कासिम एक सुलझा हुआ आदमी था, एक समझदार इंसान था। उसने आते ही सबसे पहले यह निर्णय लिया कि वह बंगाल का एक कठपुतली शासक नहीं बनेगा, बल्कि वह एक स्वतंत्र और ताकतवर शासक बनना चाहता था। इसीलिए उसने कूटनीति का परिचय देते हुए सबसे पहले कुछ निर्णय लिए। सबसे पहले तो उसने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया। मीर जाफर के समय में जो राजधानी थी वो मुर्शिदाबाद थी, लेकिन मीर कासिम ने अपनी राजधानी जो थी मुंगेर बनाई। उसने मुंगेर में एक बंदूकों की फैक्ट्री की स्थापना की, और साथ ही जिन जिन लोगों के उसके ऊपर यह शक था कि ये सब अंग्रेजों के साथ मिले हुए हैं, उन सबको उसने सेना से निकाल दिया। अंततः यह हुआ जब कंपनी को यह लगने लगा कि मीर कासिम उनके नियंत्रण से बाहर होता जा रहा है, तो उन्होंने मीर कासिम को गद्दी से हटा दिया और दोबारा से मीर जाफर को गद्दी पर बैठाया। अब क्योंकि दोस्तों मीर कासिम को गद्दी से उतार दिया गया था, इसीलिए वह अंग्रेजी कंपनी से बड़ा गुस्सा था और वह युद्ध में अंग्रेजों से बदला लेना चाहता था। इसलिए दोस्तों मीर कासिम ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला को भी अपने साथ मिला लिया, और तीनों ने संयुक्त रूप से अंग्रेजों के खिलाफ 1764 में बक्सर के युद्ध में भाग लिया। इस बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने तीनों शासकों को बुरी तरह पराजित कर दिया। प्लासी की लड़ाई और बक्सर के युद्ध के बाद भारत में अंग्रेजों के लिए राजनीतिक सत्ता स्थापित करने का रास्ता खुल गया। प्लासी की लड़ाई भारत में अंग्रेजों की पहली राजनीतिक जीत थी, जिसने उनको इस बात का एहसास दिलाया कि भारत में रिश्वत के द्वारा बहुत से सैनिक अधिकारियों को खरीद के अपने फैसले मनवाए जा सकते हैं। जबकि बक्सर का युद्ध दोस्तों अंग्रेजों के लिए बड़ा लाभदायक सिद्ध हुआ। बक्सर के युद्ध से पहले अक्सर यह होता था कि अंग्रेजों को भारत का सामान खरीदने के लिए इंग्लैंड से सोना चांदी लाना पड़ता था, और इंग्लैंड से सोना चांदी लाना बहुत बुरा माना जाता था, क्योंकि वाणिज्यवादी विचारधारा के अनुसार सोना चांदी किसी भी कीमत पर देश से बाहर नहीं जाना चाहिए, और कोई देश कितना अमीर या कितना गरीब है इसका पता इस बात से चलता है कि उस देश के पास सोना चांदी कितना है। अब क्योंकि भारत की वस्तुओं को खरीदने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी बड़ी मात्रा में इंग्लैंड से सोना चांदी ला रहे थे, इसीलिए इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी की बड़ी आलोचना होती थी। दोस्तों, अगर आप वाणिज्यवाद के बारे में बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं तो इसके ऊपर मेरे चैनल में वाणिज्यवाद नाम से एक वीडियो है, जिसे आप देख सकते हैं। ये वीडियो 2 भागों में है। पहले पार्ट में उसके अर्थ एवं मान्यताओं को दर्शाया गया है, और दूसरे भाग में भारत में वाणिज्यवादी अवधारणा के अंतर्गत साम्राज्य जो स्थापित किया गया इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, उसका वर्णन है। तो दोस्तों 1757-64 ईस्वी में बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल के नवाब और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय एवं अवध के नवाब के साथ एक संधि की गई, जिसको इलाहाबाद की संधि कहा जाता है। इस संधि के बाद अंग्रेजों को भारत में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई। दोस्तों, दीवानी का मतलब होता है लगान या राजस्व इकट्ठा करने का अधिकार।
इस दीवानी का अधिकार मिलने का फायदा अंग्रेजों को यह हुआ कि अब इंग्लैंड से उनके लिए सोना चांदी लाने की जो मजबूरी थी वो खत्म हो गई। अब वो भारत से ही पैसा इकट्ठा करते थे और उसी पैसे से भारत का सामान खरीद के इंग्लैंड में बेचते थे, इंग्लैंड में पहुंचाकर पूरे यूरोप में बेचते थे और उससे वो लाभ अर्जित करते थे। दोस्तों, इस दीवानी की खासियत ये थी कि उनको सिर्फ दीवानी का अधिकार दिया गया था, उन्होंने अपने हाथ में लिया था, कोई राजनीतिक जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं ली थी। वो सिर्फ लगान इकट्ठा करेंगे, जबकि शासन चलाने का काम बंगाल का नवाब करेगा और बंगाल के नवाब को इसके लिए कोई पैसा नहीं दिया जाएगा, ना ही पैसे उसके पास होंगे, क्योंकि पैसा तो ईस्ट इंडिया कंपनी इकट्ठा करेगी और वो पैसा उसके बदले में उसको कोई काम भी नहीं करना था। इसका मतलब उसके लिए दो फायदे हुए। एक तो ये कि वो भारत इंग्लैंड से उसके लिए सोना चांदी लाने की मजबूरी खत्म हो गई और दूसरा, भारत में अपना शासन चलाने के लिए, अधिकारियों को वेतन देने के लिए या दूसरे कार्यों को करने के लिए उसको भारत से ही पैसा मिलने लगा। दोस्तों, लगान इकट्ठा करने का जो मामला है बड़ा सीरियस था। कहा जाता है कि अंग्रेजों ने लगान वसूली का काम बड़ी सख्ती के साथ किया। एक विद्वान है सब्यसाची भट्टाचार्य, उनका मानना है कि 1770 के दशक में बंगाल में बड़ा भीषण अकाल पड़ा था और इस अकाल में बंगाल की 1/3 जो पॉपुलेशन थी, जनसंख्या खत्म हो गई थी। लेकिन अकाल वर्ष होने के बावजूद भी भू राजस्व या लगान इतनी सख्ती के साथ इकट्ठा किया गया कि लगान पूरा का पूरा इकट्ठा हुआ। मतलब ये कि उन्होंने लगान इकट्ठा करने में किसी भी तरीके की कोई ढील नहीं छोड़ी, पूरी सख्ती से उसको इकट्ठा किया गया। दोस्तों, जब अंग्रेजों ने भारत में प्लासी का युद्ध लड़ा और बक्सर का युद्ध लड़ा तो इंग्लैंड में उनकी बहुत सारी आलोचना भी हुई। आलोचना इस आधार पर हुई कि उनके बारे में यह कहा गया कि इनको व्यापार करने के लिए भेजा गया था, साम्राज्य स्थापित करने के लिए थोड़े ना भेजा गया था। लेकिन जैसे जैसे कंपनी की राजनीतिक गतिविधियां आगे बढ़ी और उनको बहुत ज्यादा लाभ अर्जित होने लगा तो उन्होंने इंग्लैंड के राजा को लोन देना शुरू किया। इसीलिए उनके खिलाफ उठने वाली जो आवाजें थी वो बंद हो गई और सोना चांदी लाने की जब आवश्यकता भी खत्म हो गई बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिलने के बाद, तो अंततः यह हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी की आलोचना बंद हो गई और जब कंपनी लाभ अर्जित करने लगी, बेतहाशा लाभ, तो इंग्लैंड की दूसरी व्यापारिक कंपनियां भी ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को खत्म करने के बारे में आवाज उठाने लगी। उनका मानना था कि जो लाभ ईस्ट इंडिया कंपनी अर्जित कर रही है वही लाभ उनको भी मिलना चाहिए। इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी का ये जो व्यापारिक एकाधिकार का मामला है इसको खत्म कर दिया जाना चाहिए। दोस्तों, एक बार जब प्लासी के युद्ध में और बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की जीत हो गई तो उसके बाद उनके गोल्डन डेज आरंभ हो गए। उसके बाद उन्होंने बड़े स्तर पर धन संचित करने का, पैसे कमाने का रास्ता निकाला। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने बंगाल के नवाबों को, स्थानीय जो अमीर हुआ करते थे, उनको इस बात के लिए तैयार किया कि वो अंग्रेजों को व्यक्तिगत तोहफे दें, जमींदारियां दें, ताकि वो अपने पास इतनी धन संपत्ति अर्जित कर सके कि उनके जो सुनहरे सपने हैं वो साकार हो सकें। दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव जो 1757 में प्लासी के युद्ध का नायक था, उसको 2 बार बंगाल का गवर्नर बनाया गया था और 1767 ईस्वी में वह वापस इंग्लैंड लौट गया। इंग्लैंड जब वो लौट गया तो उसके पास इतनी संपत्ति थी, कहा जाता है कि जिसकी कीमत 4,01,102 पाउंड के बराबर थी। इतनी संपत्ति होना कोई आम बात नहीं थी। इसके लिए उसके खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा भी चलाया गया दोस्तों इंग्लैंड की संसद में। और कहा जाता है कि जब दूसरी बार उसको कंपनी का गवर्नर बनाकर भेजा तो उसको भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए भेजा गया था, लेकिन उसने खुद अपने ओहदे का लाभ उठाकर बहुत धन संपत्ति अर्जित की। इंग्लैंड में जब उसके खिलाफ दोस्तों भ्रष्टाचार का मुकदमा, महाभियोग चलाया गया तो हालांकि ब्रिटिश संसद ने उसको माफ कर दिया था, छोड़ दिया था, परंतु वह खुद इससे इतना दुखी हुआ कि 1774 ईस्वी में खुद उसने अपनी आत्महत्या कर ली थी। लेकिन दोस्तों, जो सारे के सारे अधिकारी थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनको सिर्फ एक नजर से नहीं देखा जा सकता कि सबके सब रॉबर्ट क्लाइव की तरह थे, बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ज्यादातर लोग थे, अधिकारी थे, वो बड़े सामान्य परिवारों से आते थे और उनका सपना यह था कि भारत से सिर्फ वो इतनी धन संपत्ति अर्जित करके ले जाए कि इंग्लैंड में जाकर वो रिटायरमेंट के बाद एक अच्छी जिंदगी जी सकें। और अक्सर ऐसा ही होता था कि भारत से वो लोग इतने धन संपत्ति अर्जित करके ले जाते थे कि इंग्लैंड में जाकर वो नवाबों की तरह रहना शुरू करते थे। इंग्लैंड में, दक्षिणी इंग्लैंड में उन लोगों का रहने का व्यवस्था की जाती थी। और
इंग्लैंड में उन लोगों को, दक्षिणी इंग्लैंड में उन लोगों को अक्सर नवाब कहा जाता था। दोस्तों ये नवाब जो है ये भारत का शब्द नवाब का इंग्लिश वर्जन है। इसको इसलिए कहा जाता था कि धन संपत्ति के मामले में, रुतबे के हिसाब से वो भारत के नवाबों की तरह रहना शुरू कर देते थे। ये नया वर्ग था जो इंग्लैंड के छोटे परिवारों से आता था और भारत से धन संपत्ति कमाकर वापस इंग्लैंड गया था। इन लोगों ने नवाबों की तरह रहना शुरू कर दिया, इसीलिए इनको नवाब कहा जाता था। लेकिन इंग्लैंड की मीडिया में इन लोगों का अक्सर मजाक उड़ाया जाता था। कार्टून, टीवी सीरियल्स में, समाचार पत्रों में, पत्रिकाओं में अक्सर कार्टूनों और नाटकों के माध्यम से इनका मजाक उड़ाया जाता था। लेकिन दोस्तों भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार ने भी इनको लाभ पहुंचाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। कहा जाता है कि हर साल होम चार्जेस के नाम से भारत के लोगों से बड़ा टैक्स लिया जाता था और यह टैक्स इंग्लैंड में उन लोगों को भेजा जाता था जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत में रिटायर होने के बाद वापस इंग्लैंड में जाकर बस जाते थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी होने का अधिकारी का मतलब यह था कि जब तक वो हिंदुस्तान में रहेंगे खूब लाभ अर्जित करेंगे और रिटायरमेंट के बाद जब वापस इंग्लैंड में जाकर बस जाएंगे तो पेंशन के रूप में, होम चार्जेस के रूप में उनको एक बड़ी धनराशि प्रतिवर्ष मिलती रहेगी। तो दोस्तों इस तरीके से भारत में अंग्रेजों ने अपनी सल्तनत को स्थापित किया और जो स्थानीय सत्ता थी, बंगाल के नवाब, उनको पराजित किया और साथ ही उनके पहले या उनके बाद जो व्यापारिक दूसरी यूरोपीय कंपनियों की व्यापार करने के लिए आई थी उनको भी पराजित किया। इस तरह से भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राजनीतिक सफर शुरू हुआ। व्यापार को छोड़कर उन्होंने राजनीतिक सत्ता के ऊपर अपना अधिकार कर लिया। तो दोस्तों व्यापार से साम्राज्य तक अध्याय का यह पहला पार्ट था। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।